अब हम बात कर रहे हैं विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्रों। तो विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्रों की हम चर्चा कर रहे हैं। विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र या इन्हें कहते हैं दैत्याकार गुणसूत्र, क्योंकि ये बड़े बड़े आकार के होते हैं इसलिए इनको दैत्य गुणसूत्र भी कहते हैं, दैत्याकार गुणसूत्र भी कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अच्छा इनको विशिष्ट क्यों कहते हैं? विशिष्ट लिए बोलते हैं क्योंकि ये विशिष्ट ऊतकों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कहाँ पर? विशिष्ट ऊतकों में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया विशिष्ट गुणसूत्र। दैत्याकार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आकार में सामान्य गुणसूत्र से आकार में कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इनको दैत्याकार बोलते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम की, लैम्प ब्रुश गुणसूत्र की। ठीक है, अब ये क्या है लैम्प ब्रुश गुणसूत्र? ये सबसे पहले साइंटिस्ट, उनका नाम रूकर्ट ने 1892 में देखा था। कहाँ देखा था? इनको देखा था जो कशेरुकी हैं या अकशेरुकी जो हैं उनके प्राइमरी oocytes में। कहाँ देखा? कशेरुकी हैं या कशेरुकी हैं, अकशेरुकी हैं, उनके प्राथमिक oocyte में इनको देखा था। अब क्वेश्चन आता है कि इनको लैम्प ब्रश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लैम्प को साफ करने वाले ब्रश की तरह दिखाई देते हैं। लैम्प को साफ करने वाले ब्रश की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, दिखाई देते हैं, इसलिए इनको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स कहा गया। ठीक है, अब ये इनकी शक्ल देखें कैसे दिखते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये आपको ऐसे दिखेंगे। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो ये कैसे दिख रहे हैं? लैम्प को साफ करने वाले ब्रश जो होता है उसको हम लैम्प को साफ करते हैं, वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये वाला जो डीएनए है, ये मुख्य अक्ष का डीएनए है जो निष्क्रिय होता है। कैसा होता है? ये निष्क्रिय। और ये वाला जो दिख रहे हैं ये पार्श्व प्रवर्ध लैटरल लूप्स। तो ये वाला डीएनए कैसा होता है? सक्रिय होता है। अब हमें देखना ये है कि निष्क्रिय और सक्रिय का अर्थ क्या है। तो इसको हम खोल के देखेंगे यहाँ पे। तो आप क्या देख पाएंगे कि देखो इस तरीके से यहां पर ये है मुख्य अक्ष का डीएनए या मेन एक्सिस का डीएनए। मुख्य अक्ष का डीएनए है और ये डीएनए कैसा होता है? निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे कुछ पॉइंट दिख रहे हैं आपको। इन पॉइंट्स को क्या बोल रहे हैं? क्रोमोमियर। और इन क्रोमोमियर से ही ये क्रोमोमियर बड़े हो जाते हैं तो ये बनाएंगे पार्श्व प्रवर्ध, या हम उन्हें कह सकते हैं लैटरल लूप। तो ये भी डीएनए है। तो लैटरल लूप का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? वो होता है सक्रिय। सक्रिय का मतलब क्या? सक्रिय का मतलब यहाँ पे ये है, डीएनए से क्या बनाते हैं? आरएनए। क्या बनाते हैं? आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनाएंगे, और एमआरएनए से क्या बनाएंगे? ये यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सक्रिय का मतलब अगर प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं तो वो सक्रिय हो गया, और नहीं कर रहे हैं तो निष्क्रिय हो गया। अब प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ पे प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना
ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो उसमें वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा है, मतलब वो सक्रिय है। अब यहां पे क्या बनेगा? mRNA बनेगा, और mRNA से क्या बनेगी? mRNA से बनेगी प्रोटीन। तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है mRNA भी है प्लस प्रोटीन भी है, ठीक है। और इस दोनों को प्लस इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं इनफॉर्मोसोम। फॉर्मो, ठीक है। तो ये ऐसी प्रोटीन बनाएंगे, वो प्रोटीन जो एम्ब्रियो है या जो भ्रूण है उसके विकसित होने वाले भ्रूण के काम आएंगी, भ्रूण विकास में काम आएंगी, भ्रूण के विकास में काम आती हैं, ऐसी प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डिप्लोटीन, एक कंडीशन आती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन क्या है? देखो, डिप्लोटीन अवस्था होती है मियोसिस में, डिप्लोटीन। तो इसमें ये द्विसंयोजक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, द्विसंयोजक या जिसे कहते हैं बाइवेलेंट के रूप में काम दिखेंगे आपको, क्योंकि प्राइमरी oocytes में है, प्राइमरी oocytes में है तो उसमें मियोसिस हो रहा होगा, तो उसमें ये इस स्टेज में भी जरूर आएंगे डिप्लोटीन में। तो कैसे दिखते हैं ये देखो, तो यहाँ पे ये क्रोमेटिड और यहाँ पे ये दूसरा क्रोमेटिड, ठीक है। ये कौन सा हो गया? ये आपका दूसरा क्रोमेटिड हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे इस तरीके से रहेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे रहेंगे। तो ये 2 क्रोमोसोम है, इसमें 4 क्रोमेटिड दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर पे जुड़ रहे हैं, और इस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्याजमेटा। समझ गए बेटा? क्या है ये? क्याजमेटा। कैसे दिखता है आपको? क्रॉस लाइक, क्रॉस जैसी संरचना। तो ये द्विसंयोजक क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जुड़े हुए हैं संयोजक, किस पे? पॉइंट पर। पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? क्याजमेटा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो क्लियर? तो मुख्य अक्ष का डीएनए कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। क्रोमोमियर होते हैं, क्रोमोमियर बड़े हो जाते हैं, क्या नाते हैं? लेटरल लूप्स, या इन्हें कहते हैं पार्श्व प्रवर्ध। क्या बोलते हैं इनको? पार्श्व प्रवर्ध, लेटरल लूप्स को। तो डीएनए सक्रिय होता है, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेंगे, प्रोटीन का निर्माण होगा। ये प्रोटीन जो है भ्रूण के विकास में या भविष्य में काम आ जाती है। आपने देखा होगा कि अंडों में जो पीला भाग होता है उसको यॉक बोलते हैं। तो यॉक में बेसिकली क्या है? वो प्रोटीन्स हैं जो उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में काम आती हैं। तो ये हो गया अबाउट लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स। अब हम बात कर रहे हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स या लार ग्रंथि गुणसूत्र के बारे में, ठीक है। तो लार ग्रंथि गुणसूत्र को सबसे पहले किसने देखा, कहाँ देखा? तो साइंटिस्ट का नाम है E.G. बालबियानी। क्या नाम उनका साइंटिस्ट का नाम? इन साइंटिस्ट का नाम है E.G. बालबियानी, ठीक है। E.G. बालबियानी। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने ड्रोसोफिला, जो डिप्टेरा ऑर्डर में आता है, कीट है, इसका नाम है ड्रोसोफिला। किस ऑर्डर में आता है वो? डिप्टेरा ऑर्डर, डिप्टेरा गण में आता है। क्या नाम? एक कीट है, इसका नाम क्या है? ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में इसको देखा था। कहाँ देखा था इसको? लार ग्रंथियों में इसको देखा था, ठीक है।
सर्वप्रथम अध्ययन एक और लार्वा है जिसका नाम है चिरोनोमस। नोमस लार्वा जो है उसमें भी देखा गया था, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो साइंस ये कहाँ देखा है, लार ग्रंथि में देखा था, इसलिए इनको लार ग्रंथि गुणसूत्र सलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम कहा जाता है। अब अगर इनको हम देखें तो हम क्या देख पाएंगे कि ये जो गुणसूत्र हैं इनकी संरचना हम देखते हैं किस तरीके से दिखेंगे आपको। तो ये क्या करते हैं, देखिए एक गुणसूत्र में हम जानते हैं कि 2 क्रोमेटिड होते हैं। कितने क्रोमेटिड होते हैं? 2 क्रोमेटिड होते हैं। और ये दोनों क्रोमेटिड गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब इस केस में एक टर्म है पॉलीटिनी। तो पॉलीटिनी क्यों बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब कोशिका का विभाजन होता है उस टाइम पे डीएनए का द्विगुणन होता है, फिर कोशिका विभाजित होती है, तो विभाजन से पहले डीएनए का द्विगुणन होता है। तो इसमें क्या है कि डीएनए का द्विगुणन तो हो रहा है, द्विगुणन रेप्लिकेशन तो हो रहा है, लेकिन कोशिका का विभाजन नहीं होता है। कोशिका का विभाजन नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो क्या होगा, डीएनए हर बार बन जाएगा, लेकिन कोशिका विभाजित तो नहीं होगी। तो एक ही कोशिका के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे क्रोमेटिड, क्रोमोनिमेटा जुड़ते जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, फिर आपको ऐसे दिखेगा, देखो फिर क्या होगा, इसी के अंदर बहुत सारे ये इस तरीके से ये बहुत सारे जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कहते हैं लगभग 2000 क्रोमोनिमेटा जुड़े रहते हैं। कितने क्रोमोनिमेटा, कितने, लगभग 2000 जुड़े रहते हैं। अभी हम इसको क्या बोल रहे थे, सेंट्रोमियर। अब इसका नाम चेंज हो गया, अब हम इसको बोलेंगे क्रोमोसेंटर। जिसको हम पहले सेंट्रोमियर कहा करते थे, अब वो क्या हो गया, अब हो गया है, वो क्या हो गया, क्रोमोसेंटर, क्योंकि ये सब क्रोमोसोम्स या क्रोमोनिमेटा उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें कैसे देखेंगे इसको। तो देखिए ये क्या करते हैं कि जोड़े में पाए जाते हैं। कैसे होंगे, जोड़े में कहाँ पाए जाते हैं, सोमेटिक सेल में। सोमेटिक क्रोमोसोम जो हैं, कायक गुणसूत्र, सोमेटिक गुणसूत्र, कायक गुणसूत्र। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं। अब जोड़ी में पाए जाएंगे तो इनका नंबर कितना हो जाएगा, इनकी संख्या हो जाती है, कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है, संख्या इनकी आधी हो जाती है। ऐसे हम देखेंगे जोड़े में होंगे। अब देखिए किस तरीके से, जैसे कि ये हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम लगे हुए हैं, तो क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ पे ये क्या लगे हुए हैं, क्रोमोमियर, जोड़ी में क्रोमोमियर। अब जहाँ पे क्रोमोमियर हैं तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लूप बना रहे हैं, प्रवर्ध बना रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रवर्ध वाला जो रीजन है वो क्या करेगा, वो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो प्रवर्ध वाला रीजन है इसे हम क्या बोल रहे हैं, लैटरल लूप या पार्श्व प्रवर्ध। तो ये जो डीएनए है, लैटरल लूप का जो डीएनए है वो क्या करेगा, वो बनाएगा आरएनए, आरएनए से क्या बनाएगा, आरएनए से बना लेगा प्रोटीन। ठीक है, कौन सी प्रोसेस चलेगी, यहाँ प्रोसेस होगी ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पे कौन सा होगा, ट्रांसलेशन के द्वारा ये काम कर लेंगे। ठीक है, अब चूंकि इन लूप्स को
कहते हैं पप्स, और इन्हें ही बोलते हैं बाल बियानी बलय, बाल बियानी रिंग्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? बाल बियानी बलय कहते हैं। ठीक है, ये एक्टिव साइट है किसके? प्रोटीन सिंथेसिस के, क्योंकि यही लूप का डीएनए एक्टिव होगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे। तो ये आपका हो गया किसके बारे में? बाल बियानी रिंग्स के बारे में, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के बारे में। एक पॉइंट और हम आपको बता दें कि इसको हम देखेंगे तो इसमें क्या है, दो तरह के बैंड दिखेंगे आपको। इसको अगर हम देखें, यहाँ देखते हैं, तो इसी क्रोमोसोम्स में क्या होंगे, दो तरह के बैंड दिखेंगे कुछ जगह। ठीक है, कुछ जगह कैसे होंगे? डार्क बैंड होंगे इस तरीके से। ठीक है, ये क्या दिखा रहे हैं हम? गहरी पट्टियां या डार्क बैंड, गहरी पट्टियां होंगी। और कुछ जगह क्या होगा? कुछ जगह क्या होगा? ये देखिए, ये भी डार्क बैंड है, ये भी डार्क बैंड है। तो डार्क बैंड के बीच बीच में जो होंगे, क्या बोलेंगे इनको? ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कौन से हो गए? इनको हम बोलेंगे लाइट बैंड या हल्की पट्टियां। ठीक है, गहरी पट्टियां और हल्की पट्टियां। तो ये आपका हो गया किसके बारे में? पॉलीटीन। पॉलीटीन क्यों बोल रहे हैं? पॉलीटीनी इसको बोलते हैं, कई सारे क्रोमोनिमेटा, क्रोमोसोम। ठीक है, हाँ, इनकी संख्या वगैरह बता दें तो इनकी संख्या लगभग, क्रोमोनिमेटा की संख्या कितनी होती है? क्रोमोनिमेटा की संख्या होगी लगभग, कितने होंगे? 2000। कितने होंगे लगभग? तो 2000। और इनका साइज, आकार कितना होता है? आकार इनका होगा 2000 म्यू एम, या एनएम में देखेंगे, नैनोमीटर में, तो 2 nm। ठीक है, तो ये आपका हो गया किसके बारे में? इनकी आकार और आकृति के बारे में कंप्लीट। अब एक ट्रिक समझ लो, कंफ्यूजन होता है कई बार, लैम्ब्रस को पॉलीटीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये समझा देते हैं। तो देखो भाई, लार किसके आती है? बच्चे के। तो यानी बाल बियानी ने लार ग्रंथि खोजी, बी फॉर बच्चा, बच्चे के लार आ रही है। और पी फॉर पापा, पॉलीटीन, पापा ने क्या हुआ? लार पहुंच दी। तो बच्चे का क्या आ रही है? लार आ रही है। और कौन पहुंचेगा? वो पापा पहुंच देंगे। तो पॉलीटीन ही लाल ग्रंथि क्रोमोसोम से, और लार ग्रंथि किसने खोजा? बाल बियानी ने। ये आपका कंप्लीट हो गया। दैत्याकार क्या बोल रहे हैं? क्योंकि आकार देखिए इनका 2000 म्यू एम या 2 nm है, इसलिए इसको दैत्याकार क्रोमोसोम बोलते हैं। डन। संख्या आदि क्यों है? जैसे हम देखें ड्रोसोफिला में होता है 2n = 8। तो अगर हम करें जोड़े में, तो जोड़े में इनका कितना हो जाएगा? 4। तो संख्या आदि कहेंगे ना, क्यों? क्योंकि ये जोड़े में पाए जा रहे हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स। अब हम बात कर रहे हैं गुणसूत्र प्रारूप। कैरियोटाइप को बोलते हैं गुणसूत्र प्रारूप, और इडियोग्राम के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव में क्या होगा? स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। प्रत्येक जीव में विशिष्ट संख्या में होते हैं क्या? क्रोमोसोम। गुणसूत्र होते हैं, विशिष्ट संख्या में होते हैं। जैसे हम मानव की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो मानव में कितने होते हैं? 2n = 46। ठीक है, तो इनकी हमें एनालिसिस करनी है। हर एक जीव में स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैरियोटाइप एनालिसिस। इसमें हमें क्या क्या देखना होता है? इसमें हमें गुणसूत्रों की क्या क्या देखना होता है? गुणसूत्र की संख्या हमें देखनी होती है। ठीक है, फिर हमें क्या देखना होता है? गुणसूत्र का आकार कैसा है? आकार। सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पे है? सेंट्रोमियर की स्थिति किस जगह पे है? इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि वो मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, कैसे है। नेक्स्ट हम बात करें द्वितीयक संकीर्ण।
नेक्स्ट हम बात करें सैटेलाइट डीएनए। नेक्स्ट हम बात करें इनकी भुजाएं या आर्म कौन सी है, छोटी आर्म क्या है, बड़ी आर्म क्या है। मैं आपको बता दूं कि जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक तो छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा को हम बोलते हैं पी आर्म, पी भुजा। क्या बोलते हैं इसको, छोटी भुजा क्या बोलते हैं, पी आर्म, नाम देखें। और जो बड़ी भुजा है उसको बोलते हैं क्यू आर्म, बड़ी भुजा। ठीक है, तो पी आर्म और क्यू आर्म हो गए। ठीक है, तो ये इसके आधार पर हम जीवों को अलग अलग क्लास में रख सकते हैं, क्योंकि दे हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, विशिष्ट संख्या में उनके गुणसूत्र होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इडियोग्राम। किसकी बात कर रहे हैं अपन अब, इडियोग्राम। ठीक है, इडियोग्राम क्या होता है कि जब हम कैरियोटाइप को मॉर्फोलॉजी के आधार पर ग्राफिकल निरूपण करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं इडियोग्राम। तो ये इडियोग्राम क्या हो गया, कैरियोटाइप या गुणसूत्र प्रारूप, कैरियोटाइप के आधार पर उनकी मॉर्फोलॉजी बेसिकली, ठीक है, आकार की के आधार पर, आकार की या मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम क्या करते हैं, ग्राफीय निरूपण, या हम कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और इसी को ही बोलते हैं हम इडियोग्राम। इसे क्या बोलते हैं, इडियोग्राम कहते हैं। ठीक है, इडियोग्राम कहते हैं, कहते हैं। ओके, अब ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि जो भी हम ग्राफ बनाएंगे उसमें क्या करते हैं, जो बड़े क्रोमोसोम्स उनको पहले रखेंगे, तो बड़े क्रोमोसोम को हम पहले रखेंगे, फिर लास्ट में किसको रखेंगे हम, छोटे और छोटे। तो इनको हम कैसे रखते हैं, घटते हुए क्रम में, साइज तो है लेकिन कैसे, घटते हुए क्रम में रखते हैं। जैसे बड़े क्रोमोसोम्स हैं, फिर और छोटे, फिर और छोटे, इस तरीके से। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ ही तो है, क्या है ये, इडियोग्राम। तो आपका ये एक्स्ट्रा पॉइंट थे, कैरियोटाइपिक एनालिसिस करते हैं और इडियोग्राम कैसे हम करेंगे इसके बारे में कंप्लीट हो गया क्रोमोसोम।